हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को हमारे चैनल में दुर्गेश सीटेट वाला एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन हम करते हैं। आप लोग स्वस्थ एवं जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं आज आप लोगों को 15 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो परीक्षा के दृष्टि में यह लेवल अपना जांच लेना। लेवल कैसा घट गया कि बढ़ गया है? लेवल घट गया है। सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना है। तो चलिए दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन दिया है, कैटरीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों से बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए है अल्पबोधगम्यता, ऑप्शन बी है मानसिक क्षति, ऑप्शन सी है अपसारी सोच, ऑप्शन डी है अभिसारी सोच। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अभिसारी सोच। अभिसारी चिंतन, जिसे अक्सर पार्श्व चिंतन के रूप में भी जाना जाता है, एक समस्या के लिए कई अद्वितीय विचार या समाधान प्रक्रिया है। सहज व मुक्त प्रवाह वाले चिंतन के माध्यम से अपसारी चिंतन के लिए आगे के मार्गों में कई अलग अलग प्रतिक्रियाओं को सामना करने की आवश्यकता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आप लोगों के सामने। दूसरा है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के तीसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की दूसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, ऑप्शन बी है आज्ञा पालन दंड अभिविन्यास, ऑप्शन सी है सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास, ऑप्शन डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। बताइए दूसरे का कौन सा राइट आंसर है? दोस्तों बताइए दूसरे का कौन सा राइट आंसर है? दूसरे का, इसका राइट आंसर सी है। इसका दोस्तों राइट आंसर सी है। इसका राइट आंसर सी है, सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास है। तो हम आप लोगों को इसमें बताने जा रहा हूँ सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। इसमें पारंपरिक नैतिकता नैतिक विकास का दूसरा चरण है। यह सही व गलत से संबंधित सामाजिक नियमों की स्वीकृति वाली विशेषता है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा है, एक
एक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझाया जाता है? ऑप्शन है छोटे वयस्कों के रूप में, ऑप्शन बी है असभ्य जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है, ऑप्शन सी है अपने पर्यावरण को समझाने की जिज्ञासा के लिए हुए हैं, ऑप्शन डी है निष्क्रिय प्राणी के रूप में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटे वयस्कों के रूप में, असभ्य जीव के रूप में, किसी अपने पर्यावरण को समझने के लिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, छोटे वयस्कों के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है, यह किसके प्राथमिक लक्षण हैं? बताइए। शैक्षिक असहायता, लेखन वैफल्य, सी है पठन वैफल्य, डी है स्वलीनता विकार। बताइए इनमें से कौन सा सही है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, मिलेगा तो भी वह सचिन एकेडमी पे मिलेगा। इसका चौथे का राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए दोस्तों, चौथे का राइट आंसर कौन सा होगा? चौथे का राइट आंसर क्या होगा? चौथे का राइट आंसर सी होगा, पठन वैफल्य। पठन वैफल्य, पठन वैफल्य। इसे जैसे डिसलेक्सिया, यह एक पढ़ने की अक्षमता है जो मानसिक मंदता, मस्तिष्क क्षति, बुद्धि की कमी के कारण नहीं है। यह आँखों या कानों से प्राप्त छवियों को समझाने योग्य भाषा में अनुवाद करने की क्षमता में कमी के कारण होता है। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों के लक्षण कई होते हैं, जैसे धीरे धीरे पढ़ेगा, वह लिखेगा, अक्सर अक्षर, शब्दों या संख्याओं को उलट देता है। यही इसका पहचान है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, देख लीजिए स्क्रीन पर है। एक रचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? बताइए दोस्तों। नंबर 1 है निर्माणात्मक आकलन, नंबर दूसरा है मानकीकृत एवं समरूप आकलन, नंबर 3 है संकलनात्मक आकलन, नंबर 4 है एक आयामी आकलन। इनमें से कौन सा राइट आंसर है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कौन सा है? बहुत गजब क्वेश्चन है। जब आप लोग पेपर में बैठेंगे, देखेंगे, तो आप लोगों को मालूम खुद ही हो जाएगा कि दुर्गेश सी टेट वाला एकेडमी कैसा पढ़ाता है। आप सभी दोस्तों को खुद ही मालूम चल जाएगा। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, निर्माणात्मक आकलन। निर्माणात्मक आकलन का मतलब यह होता है एक रचनावादी कक्षा इस विश्वास पर आधारित है कि अधिगम तब होता है जब शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने के बजाय अर्थ एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में
सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। रचनावादी शिक्षण आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। यह आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। और यह बच्चों में स्वतंत्र शिक्षार्थियों का निर्माण करता है। रचनावादी कक्षा शिक्षार्थी केंद्रित होती है। एक सूत्रधार के रूप में शिक्षक छात्र आलोचनात्मक सोच, जोड़ तोड़, प्राथमिक संसाधनों में व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6वां। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन देखने में ही आप लोगों को कैसा ही लग रहा है, लेकिन जब पेपर में बैठेंगे तो यह सब छपने वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन दिया है 6 नंबर। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक हैं? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नंबर 1 है आंतरिक अभिप्रेरण, बाह्य अभिप्रेरण, शील गुण अभिप्रेरण, स्थिति विषयक अभिप्रेरण। अभिप्रेरण का मतलब मोटिवेशन। किस प्रकार गतिविधियों से मोटिवेशन आनंददायक होता है? तो बताइए इसका 6वें का कौन सा क्वेश्चन है? 6वें का कौन? आंतरिक मतलब अंदर, बाह्य मतलब बाहरी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरण। आंतरिक प्रेरणा तब होती है जब आप किसी कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रेरित या ऊर्जावान महसूस करते हैं। यानी कि आप किसी भी काम करने के लिए जा रहे हैं, उसमें ऊर्जा प्रेरणा महसूस आपको होती है। कार्य करने के लिए प्रेरित या किया जाता है। आप ऊर्जावान होते हैं, महसूस करते हैं कि हाँ हम इस कार्य को कर लेंगे। यही होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के सामने। यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के सामने। इसका आंसर आप लोग बताइएगा तब हम बताते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना कहलाती है। एक नए स्कीमा की रचना कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ये ऑप्शन है A1 है, A2 है। पहला ऑप्शन है समायोजन, दूसरा है संगठन, तीसरा है आत्मसातीकरण, चौथा है अनुकूलन। बताइए इसमें से कौन सा सही है? पियाजे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाता है जीन पियाजे से। बताइए इसका कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है संगठन। इसका राइट आंसर है संगठन। इसका राइट आंसर संगठन। संगठन का मतलब यह है, जैसे कि आप लोग पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार आत्मसात, आवास व संतुलन ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से बच्चे नए अनुभवों को पहले से मौजूद अनुभूति संरचनाओं स्कीमा यानी कि संगठनों में एकीकृत करते हैं। स्कीमा का मतलब जैसे यह है किसी भी चीज़ का प्रतिनिधित्व करने हेतु स्कीमा पहले से मौजूद मानसिक मॉडल है। जैसे भी किसी भी काम को आप करने के लिए जा रहे हैं तो आपके अंदर एक सोच डेवलपमेंट हो जाती है कि हमें यह कार्य करना है, यह निर्माण करना है। यह हमारे दिमाग में सूचना का कमरा या पैकेट भी कहा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए जीन पियाजे जी फिर आ गए। जीन पियाजे से ये बहुत लाजवाब जीन पियाजे जी 2 क्वेश्चन आया है ना, देखो कितना बेहतरीन है। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय आबलिक रूपरेखा है जो सूचना को संगठित और निर्वाचन करता है? ऑप्शन ए है अग्रिम संगठन, ऑप्शन बी है एक्सपोजिटरी मॉडल, ऑप्शन सी है स्कीमा, ऑप्शन डी है सेंसरी रजिस्टर। 8वें का कौन सा सही है? 8वें का कौन सा सही है आप लोगों के सामने बताइए। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पियाजे से बार बार पूछा जाता है, आप लोगों को खुद ही मालूम चल जाएगा जब पेपर में बैठेंगे तब। इसका राइट आंसर है दूसरा एक्सपोजिटरी मॉडल। जीन पियाजे के अनुसार एक्सपोजिटरी मॉडल एक अवधारणा ढांचा है जिसके अंतर्गत सूचनाओं को व्यवस्थित व्याख्या किया जाता है। इसमें सूचनाओं को सुव्यवस्थित व्याख्या किया जाता है अच्छी तरह से, यही बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से हम बता रहे हैं। देखिए, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? अधिगम की प्रत्येक चरण में पुरस्कार देकर, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, रटन तथा अभ्यास द्वारा। चौथा है विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। कैसे वह शिक्षिका कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे राइट आंसर है बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन है। ये सब परीक्षा में तो जान लीजिए छप गए तो 1 नंबर पक्का है। आसान भी है, जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो डेली पढ़ रहे हैं उनके लिए तो भाई आसान है। जो नहीं डेली पढ़ेंगे तो कैसे आगे पेपर निकल पाएगा? निकलेगा तब रोज वीडियो देखो, उसे जाकर रिवीजन करो, बस यही है। इसका राइट आंसर 4 है विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। इसमें यह होता है कि प्रभावशाली काफ़ी हद तक समय, संदर्भ सामग्री एवं छात्र क्षमता जैसे आयामों पर निर्भर करती है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों के जीवन से विषय वस्तु को जोड़कर प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, और इसलिए कक्षा सीखने को वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़ना उचित रणनीति होगी जिसका पालन किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दसवां देख लीजिए। शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाओं क्या करेंगे? ऑप्शन 1 है विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है। दूसरा है विद्यार्थियों के अधिगम से कोई संबंध नहीं है। तीसरा है बच्चों की अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। क्या करती है बताइए? 10वें का राइट आंसर बताइए। 10वें का राइट आंसर हो जाएगा 4, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। जैसे देखिए, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाओं उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं।
अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है, क्या करती है? विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठचर्या की लचीलेपन को बढ़ावा, रटंत अधिगम को महत्व देना, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर है? बताइए दोस्तों, 11वें का कौन सा राइट आंसर है? बताइए, आप लोगों को खुद ही मालूम होगा। NEP 2020, NEP 2020 आप लोगों को खुद मालूम होगा। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। विद्यालय की पाठचर्या की लचीलेपन को बढ़ाना, और चौथा विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, यही है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्री पद्धति एक रचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है। नंबर 1 है रटंत पुनर्स्मरण, दूसरा है प्रयोगात्मकता, तीसरा है बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, चौथा सामूहिक सहयोग। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, रटंत वे पुनर्स्मरण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, विकास। विकास से तो एक क्वेश्चन राइट ही आ जाता है। विकास से एक क्वेश्चन राइट ही आ जाता है। चलिए, विकास क्या है? विकास क्या है? एक आयामी है, परिवर्तनीय है, आनुवंशिकता रूप से पूर्व विक्रमित है, एक दिशाई है। बताइए कौन सा सही है? विकास। इसका राइट आंसर बी है। इसका राइट आंसर बी है, दूसरा परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय यानी विकास एक व्यापक शब्द है, इसमें विभिन्न चीजें शामिल हैं। फलतः यह परिवर्तनीय है। उदाहरण के तौर पर सीखना, समाजीकरण, यात्रा, शिक्षा, समूह कार्य या परियोजनाएं, नौकरी आदि हैं विकास के रूप में। विकास आप लोगों को खुद ही समझना चाहिए। अगर हम डेली पढ़ेंगे, कॉपी किताब पुस्तक टेस्ट मुक लगाएंगे, तो हमारा विकास, हमारे पढ़ने लिखने में विकास होगा कि नहीं? जब हम कॉपी किताब खोलेंगे ही नहीं तो हमारे पढ़ने लिखने में क्या विकास होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो यही विकास है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक रचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय है, छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है, कक्षा में शिक्षक हुए विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं। कौन सा राइट आंसर है? बताइए 14वें का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हैं, क्योंकि कक्षा में जब दोनों रहते हैं तो दोनों एक्टिव रहते हैं। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? ऑप्शन ए है निष्क्रिय समाजीकरण, परिपक्वता, द्वितीयक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण। इसका राइट आंसर क्या होगा 15वें का? 15वें बताइए राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सीखने से तो पक्का ही आता है।
सीखने से। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा इसका द्वितीयक समाजीकरण। द्वितीयक समाजीकरण जैसे मान लीजिए, देखो, प्राथमिक समाजीकरण तब होता है जब एक बच्चा एक परिवार विशेष संस्कृति के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण, मूल्यों और कार्यों को सीखता है। द्वितीयक समाजीकरण सीखने की स्कूली प्रक्रिया को संदर्भित करता है। समाज के भीतर एक छोटे समूह के सदस्य के रूप में उपयुक्त व्यवहार क्या है? यही है दोस्तों, आज का 15 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत किया। बहुत ही बेहतरीन, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे नहीं। परीक्षा 2024 में दिसंबर में सब प्रश्न छपने वाले हैं। और आपने लेवल तो देख ही लिया होगा, लेवल आसान है कि कठिन है। लेवल प्योरिटी आसान है, ऐसा ही पेपर में पूछा जाएगा, इससे कोई बाहर नहीं पूछा जाएगा। ऐसा ही लेवल रहता है पेपर का। बस आप लोग मेहनत करते रहिए, डेली मॉक टेस्ट लगाते रहिए, बस आप लोगों से यही हमारी विनती है। तो चलिए, दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग मेहनत करते रहिए। ऑल स्टूडेंट हैं, गर्ल बॉय सभी को गुड मॉर्निंग। थैंक यू।